नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इस वक्त भी किसानों से सरकार 3 राउंड की बातचीत कर चुकी है। कल चौथे राउंड की बात होनी है, तो क्या कल बढ़ेगी बात? ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरू। प्रधानमंत्री के इस वादे के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं। किसान अब भी अड़े हैं, 7वें दिन भी बॉर्डर पर खड़े हैं। उन्हें हर हाल में कृषि बिल में एमएसपी की गारंटी चाहिए। आंदोलन पर बैठे किसानों की सुनिए। हमने कल वाली मीटिंग का जो बाइकाट किया था, क्योंकि हमें ये सरकार की नीयत और नीति दोनों में फर्क लगता है, इसलिए हमने बाइकाट किया और बाइकाट लगातार करते आ रहे हैं। एमएसपी की बात करती सरकार, कहाँ एमएसपी है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? किसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा परेशान किया है सरकार ने। अब समय आने पर जनता इनको सबक सिखाएगी। अभी समय है, या तो हमारी मांग को मान लिया जाए, वरना हमारी मांग बहुत लंबी होने वाली है। सरकार के साथ अभी तक की बातचीत में समाधान निकला नहीं और घमासान बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्री के साथ कई मंत्रियों ने कल किसानों के साथ बैठक की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने सरकार की कमेटी बनाने के सुझाव को भी ठुकरा दिया। मुझे लगता है और मैं आशावान हूं कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा। या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है, पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला है। एमएसपी को लेकर कुछ बात बनी? कोई एमएसपी का कोई बात नहीं हुई है। आज एक बार फिर किसान अपने आंदोलन वाले मोर्चे पर डटे रहे। कई जगहों पर टकराव की स्थिति आई। मुख्य हाईवे पर बैठे किसानों की वजह से घंटों जाम भी लगा रहा। चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से राजधानी को जोड़ता है, वो इस समय बंद कर दिया गया है। काफी भारी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, वो इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसान नेता क्या क्या उनकी आपत्तियां हैं, क्या क्या उनकी मांगे, उसको लिखित में आज केंद्र सरकार को भेजेंगे, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने बैठक में ये कहा था जो जो आपके इश्यूज हैं उनको रिटर्न में भेजिए, ताकि हम उसको ठीक से पढ़ सकें, एग्जामिन कर सकें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और उसकी कोशिश है कि वो किसानों को समझा सके। इस टकराव के बीच किसान अड़े हैं और कृषि मंत्री ने एमएसपी पर अपना रुख साफ किया है। एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुंचे और किसान की माली हालत सुधरे। एमएसपी मिलती रहेगी, यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है। कहीं किसान हवन कर रहे हैं, कहीं सियासत हावी हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास को जब कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने घेरा, तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सभी नजरें अब कल की बैठक पर टिकी हैं। कृषि कानून के खिलाफ अड़े किसान क्या सुलह की खेती को राजी होंगे? किसानों को इस बार अपने आंदोलन में साथ मिला है कई गायकों का। उनकी आवाज, उनके गाने आपने स्टोरी में भी सुने होंगे। रब्बी शेरगिल हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ दलेर मेहंदी भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल 2 गौरव मोर्चा संभाल रहे हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, जरा अपने दर्शकों को हम ये समझा दें कि किसानों की मांग क्या है। और गौरव वल्लभ जी आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने एमएसपी पर अभी अपना जो उनका प्रपोज बिल था उसमें क्या कहा था। मांग नंबर 1 किसानों की, तीनों कृषि कानून खत्म हो, जिसको वो नए सिरे से चाहते हैं कि उनमें बदलाव हो। लेकिन असल मुद्दा जिस पर टकराव की स्थिति है वो है एमएसपी। एमएसपी पर किसान लिखित भरोसा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें बिल में कम से कम आप एमएसपी को मेंशन कीजिए। नंबर 3,
मंडी व्यवस्था पर लिखित भरोसा मिले। ये भी खास तौर पर जो पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर एपीएमसी एक्ट है, जो मंडी वहां पर चलती है, उसको लेकर भरोसा चाहते हैं। किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ हो, ये मांग भी किसान साथ ही साथ कर रहे हैं। नंबर 5, फसल बीमा योजना में सुधार हो। ये पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था और इस बार इस आंदोलन में भी इस मांग को किसान पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। एमएसपी पर किसानों की मांग क्या है? कम कीमत पर जो खरीद है वो अपराध घोषित हो। वो चाहते हैं कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सभी पर लागू हो, बाध्य हो। एमएसपी जारी रहने की लिखित गारंटी उन्हें मिले, कानून में इसे डाला जाए, बिल में उसे डाला जाए। और इसीलिए सबसे पहला सवाल आपसे गौरव भाटिया जी यही, बात की शुरुआत हुई है, बात कहां तक पहुंची है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान अड़े हुए हैं और यह जिक्र तो बीजेपी भी पहले करती थी। एमएसपी ही किसानों की आज सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उन्हें हर हाल में मिले। वो चाहते हैं लिखित में दीजिए और अपराध बने अगर कोई एमएसपी के नीचे खरीदता है तो। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के आश्वस्त किसानों की एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश का गौरव और रीढ़ की हड्डी किसान है, उनके सम्मान में कभी भी कमी नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए, 2006 से 2014 तक एमएसपी लागू करने की सिफारिश एमएस स्वामीनाथन जी की थी। क्या लागू हुआ था? 1.5 गुना नहीं हुआ था। और जब लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे और स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी थी। दूसरी बात, जब ये 3 अध्यादेश आए और अब कानून एक्ट के तहत बने हैं, तो स्वामीनाथन जी से भी पूछा गया था क्या ये किसानों के हित में है, और स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था? स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हाँ, ये तीनों के तीनों कानून किसानों के हित में। तो स्वामीनाथन वर्सेस राहुलीनाथन। और दूसरी बात, ये लड़ाई है जिसकी नीयत गंगा जल की तरह साफ है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी उनके साथ, जिन्होंने गंगा जल की कसम ली थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, लेकिन किया नहीं। 3 मेन मुद्दे आपने बताए जिस पे मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, एमएसपी लागू हमने करी और खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, मंडी के अलावा एक और बाजार देना क्या किसानों के हित में नहीं है? और कांग्रेस पार्टी का अंग्रेजी मैनिफेस्टो 2019 का सीरियल नंबर 11 क्या कहता है? हम मंडी सिस्टम समाप्त कर देंगे, एपीएमसी समाप्त कर देंगे। आज ये लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, किसानों के लिए उनका सम्मान, उनकी पहचान, उनकी जमीन होती है। और आप ये जो एक्ट है इसे पढ़िए, इस पे लिखा है कि कोई भी करार किसानों से उनकी जमीन नहीं ले सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसानों के लिए चाहे सॉइल कार्ड की बात हो, आपने बात करी फसल बीमा योजना की, किसान सम्मान निधि की, ये सब बड़े कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ट्रैक्टर पे बड़ी बड़ी गद्दियां लगा के बैठ जाते हैं और आज 6 दिन से किसान अपनी बात रख रहा है, हम तो बातचीत कर रहे हैं और हल निकालेंगे। वो लोग कहाँ हैं ये बताइए। और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं यही सवाल पूछूंगा, आपके चैनल पे केवल इतना बता दे 3 ऐसी दिक्कतें जो इनको हो, और मैं प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पे ही स्पष्टता दूं और जिससे सारे किसान और व्यूअर देखें। ठीक है गौरव वल्लभ, आपके लिए उन्होंने खुला न्योता दिया है, 3 बातें बताइएगा, लेकिन कांग्रेस का क्या इस पर स्टैंड था वो जरा हम दर्शकों को बता दें एमएसपी पर, उसके बाद हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे, आप अपना पक्ष रखिएगा। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस जब इस बात कर रही थी, 2019 घोषणा पत्र में कांग्रेस का वादा था, नंबर 1 एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 2019 के घोषणा पत्र की आपकी बात कर रही हूं। नंबर 2, कृषि उपज के निर्यात के प्रतिबंध समाप्त होंगे, यह घोषणा पत्र में डाला गया था। नंबर 3, गांव कस्बों में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, ये घोषणा पत्र में। चौथा था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव करेंगे। जो आपने अपने घोषणा पत्र में डाला है वो बड़ी बातें हम यहां पर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ताकि इन सब पर स्थिति साफ हो। कुछ ही देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, इस पर भी अपना रुख कीजिए कि सर आप लोग भी तो एक वक्त पर चाहते थे ना कि बिचौलिए खत्म हो, किसानों को सीधा फायदा हो। आज जब उसके लिए कदम उठाया जा रहा है तो फिर आप लोग किस तरफ खड़े समझ नहीं आ रहा है।
और 3 बातें वो कह रहे हैं, बता दीजिए जिस पर वो जवाब देंगे। गौरव जी। अंजना जी, 3 नहीं, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 30 बातें जरूर बता के जाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा एमएसपी, किसान मांग रहे हैं अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कहते हैं एमएसपी, और इन 3 काले कानूनों से सरकार देना चाहती है अपने सूट बूट के दोस्तों को मोदी सपोर्ट प्राइस, वो भी एमएसपी है। भाटिया जी, वो एमएसपी नहीं, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, जो आप अपने सूट बूट के दोस्तों को इन 3 काले कानूनों से देना चाहते हो ना, उसको एमएसपी नहीं कहते हैं भाटिया जी, उसको कहते हैं मोदी सपोर्ट प्राइस। दूसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा कि मैं इसको 3 बातें बता दे, मैं आपको 30 बातें पूछता हूं गौरव भाटिया जी, आप अगर 1 घंटा नहीं, अगर आप 1 साल में भी इन अधिनियमों को पढ़ के उत्तर दे दें तो मुझे बता दीजिए, इन अधिनियमों में एमएसपी किसान को मिलेगी वो कौन से लाइन में, कौन से क्लॉज में, कौन से सब क्लॉज में, कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मुझे वो बता दो। और भाटिया जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप टीवी में बैठ के नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हो, नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा कह रहे हो। उन्होंने 2011 में जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 2011 में लिखित में दिया भारत सरकार को उस समय की किसानों की एमएसपी लीगल राइट बनना चाहिए। पेज नंबर 19, रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, इसके अध्यक्ष मोदी जी थे। आप मोदी जी को यहाँ आके भला बुरा कहते हो, देश के सबसे बड़े चैनल पे बैठ के, उसको सोचिए आप। फिर आपने कहा अंजना जी, इन्होंने कहा स्वामीनाथन कमीशन, मैं आपको चुनौती देता हूँ, किसी किसान से पूछ के बताइए, स्वामीनाथन नहीं है, स्वामीनाथन में तो कॉस्ट फॉर्मूला था C2 + 50% था, इसमें किसान की लागत, उसकी जमीन की लगान भी इंक्लूडेड होती थी। इन्होंने वो फॉर्मूला नहीं दिया, किसान के साथ भी हेराफेरी करी है, यहाँ आके बोलते हैं स्वामीनाथन कमीशन। अंत में एक बात आंकड़ों के साथ कहूंगा, भारत की लालची करके यहाँ से भागने से कोई मतलब नहीं है। ये देश के अन्नदाताओं का मामला है। 2009-10 से लेके 13-14 के बीच धान में 23% एमएसपी वृद्धि हुई, गेहूं में 25%, ज्वार में 70%, जबकि पिछले 3 सालों में धान में 20.5%, गेहूं में मात्र 13.8%, ज्वार में 54%। क्यों एमएसपी में वृद्धि नहीं करते? एमएसपी को लीगल राइट देने में क्या दिक्कत है? फिर अंजना जी, आपने कहा कि मैं आपके मैनिफेस्टो की बातें बता रही हूँ। अच्छा लगा अंजना जी, देश में आप जैसे पत्रकार ही बचे हैं जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, मुझे अच्छा लगा। उसी मैनिफेस्टो की एक लाइन अंजना जी आपको और आपके माध्यम से आप आज तक के सारे विद्वान दर्शकों को बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सबसे पहले गांव, छोटे कस्बों में एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की जाएगी। वो ये हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान की 25 लाख करोड़ रुपए की खेती अपने सूट बूट के दोस्तों को मोदी सपोर्ट प्राइस के तहत उनके अधीन कर दी जाएगी। हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा। पहले मार्केट बनाएंगे, मार्केट क्यों नहीं बना रहे हैं? जवाब दीजिए गौरव वल्लभ जी। और हमारे साथ रवि शेरगिल साहब भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने एक गाना खास तौर पर राज सिंह नाम से किसानों के लिए ही उनकी व्यथा पर बनाया था। गौरव भाटिया जी जवाब दे दे, उसके बाद मैं रवि आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ऐसा है, गौरव वल्लभ जी जो कह रहे थे सूट बूट, तो रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं किसानों की जमीन चुरा लेते हैं, इधर उधर देख रहे होंगे कि गौरव वल्लभ क्या कर रहे हैं, खानदान की इज्जत उतार रहे हैं यहाँ। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, इनके मैनिफेस्टो को मैं लेके आया हूँ, सीरियल नंबर 11 पढ़ देता हूँ, और अंग्रेजी मेरे भाई की अच्छी है, मुस्कान की अच्छी है, सुनिएगा। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट, और आगे भी लिखा है, और जो आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। रिपील मतलब वापस ले लेगी, तो ये तो चाहती थी मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाए अंजना जी। हम तो मंडी के अलावा एक और बाजार दे रहे हैं। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, कितना धान कितना गेहूं उठाया सरकार ने 5 साल पहले, कांग्रेस के बताऊंगा और फिर अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के। 650 करोड़ रुपए की दाल उठाई गई, हमने उठाई 49,000 करोड़ की, 75 गुना ज्यादा। एमएसपी पे ही बता रहा हूं। धान 2 लाख करोड़ का इन्होंने उठाया, हमने 5 साल में 5 लाख करोड़, 2.5 गुना ज्यादा। और गेहूं 1.5 लाख करोड़ इनके 5 साल का, और हमारे में 3 लाख, तो दुगना।
और उसके बाद भी ये कहते हैं अरे एमएसपी आपको मालूम नहीं होगा गौरव जी, शायद आप तब हमारी पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं 9, 14 और 19 के कांग्रेस मैनिफेस्टो में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी गई। क्यों नहीं आपने जो है लागू किया? आपने तो लागू भी नहीं करा 1.5 गुना। हमारे से आप कह रहे हैं कि इसको कानून लाइए, जब हमने कह दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा तो मिलेगा। दूसरी बात, जहां जहां बिचौलियों और कमीशन की बात आएगी वहां कांग्रेस आएगी। इस कानून के तहत जो बिचौलिए है ना, मैं आपको बताऊं पंजाब में भी जैसे अरेतियाज है, ये करीब 40,000 है और इनको भुगतान हुआ है करीब 2,000 करोड़ का। तो ये बिचौलियों को अगर रुपया नहीं मिलेगा तो दर्द किसको होगा? रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को। अगर बिचौलिए निकल रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? मछली जल बिना और कांग्रेस कमीशन बिना। ये सारे किसान यहाँ रॉबर्ट वाड्रा की वजह से बैठे हुए हैं गौरव भाटिया जी। नहीं, ये सारे किसान जो बैठे हुए हैं इतने सीरियस इशू को ट्रिविलाइज करने के बराबर है। रॉबर्ट वाड्रा कहां से आ गए इसमें? मैं बताता हूं अंजना जी। रॉबर्ट वाड्रा पहली बात इसलिए आए कि मानेसर में और बीकानेर में किसानों की जमीन हड़प ली थी। लेकिन मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहूंगा। इस देश में 15 से 16 करोड़ किसान परिवार हैं और अगर हमारे कुछ किसान भाई हैं जो हमसे कुछ और उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। इसी के लिए वार्तालाप हो रही है। लाठी डंडे नहीं बरसा रहे उन पे जैसे कांग्रेस में हुआ था। गोली मरवा दी थी दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, किसानों की जान चली गई थी। रामलीला मैदान में राकेश टिकैत साहब भी ठीक है गौरव जी, एक सेकंड। राकेश, मैं आ रही हूँ गौरव वल्लभ जी, थोड़ा सा रुक जाए। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि शेरगिल भी हमारे साथ जुड़ गए। टिकैत साहब से एक प्रतिक्रिया लेके मैं रवि फौरन आपके पास आऊंगी। टिकैत साहब, अब बात कहां पर पहुंची है? आपने भी महापंचायत बॉर्डर पर करने का ऐलान किया है। पंजाब से किसान आए हैं, किन बिंदुओं पर? देखिए कहीं ना कहीं तो सहमति बनानी होगी ना, सरकार भी अपनी तरफ से बातचीत में तमाम प्रस्ताव रख रही होगी। क्या समझ में आ रहा है, किन बिंदुओं पर आपको लगता है समझौता मुमकिन हो पाएगा? ठीक है जी। अभी सरकार की तरफ से तो कोई बिंदु पे प्रस्ताव या कोई आए नहीं उनकी तरफ से। अभी तो किसानों से वे मांग रहे हैं कि क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। हाँ। वे मांगे हैं। अभी तो ये हुआ कि इस बिल को वापसी कर लो और बैठ कर फिर बात कर लो। और भी तो बहुत सवाल है, बिल से अलग भी बहुत सवाल है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। दो चीज आपसे पूछ रही हूँ टिकैत साहब, जो सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में होगा, दो सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि तीनों कृषि बिल वापस ले तभी बातचीत होगी, या फिर हम ये माने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आप लोगों की सबसे बड़ी मांग है? आप लोग चाहते हैं कि बिल में इसको शामिल किया जाए, एमएसपी की गारंटी हो, फिर आप लोग बिल को स्वीकार करेंगे? देखो, बिल में भी बहुत खामियां हैं और एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है। दोनों चीज अलग अलग हैं। और जिस तरह का बिल आया है इससे पूरा किसान बर्बाद होगा। जिस हिसाब से अब की बार तो बिल आया है ना, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले बिल आया, किसान का 1,000 रुपया क्विंटल धान का कहाँ गया किसान को पता ही नहीं चला। यहाँ पे इस तरह के किसान है जिनके पास में 20 क्विंटल धान था, वो बेच कर यहाँ पे आया है, उसको सीधा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। जिसने पूरा जीवन उसमें धान में उस जमीन में लगाया, जिसके पास में 55-56 बीघे जमीन थी। भाई एमएसपी को कानून बनाने में क्या दिक्कत इनको है? हमने ये थोड़ा कहा है कि सरकार उसका पूर्ण रूप से सरकार खरीद करेगी। आप तो कानून बना दो, जो भी व्यापार करेगा। अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? हम यहाँ सिंधु बॉर्डर पे है। अभी बॉर्डर पे ही, सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि पहले एमएसपी मिलता था? सिंघू बॉर्डर पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था? जब ये कानून आ रहे हैं और देश के कृषि सुधार की बात हो रही है तो एमएसपी क्यों नहीं होगा? और जिस तरह का जो कानून आया है, आप कह रहे पहले नहीं मिलता था, लेकिन बिल आने से आपको उम्मीद जगी है। क्लैरिटी से बात कीजिए ना। पहले भी नहीं मिलता था, लेकिन बिल आने से एक उम्मीद जगी है कि इसमें सरकार शामिल कर दे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मैं कह रहा कि पहले जितना सरकार खरीद करती थी, सरकार तो हम कह रहे कि आज भी उतनी खरीद करे, लेकिन जो बिल आया है इससे जो प्राइवेट कंपनी आई है उन्हें बहुत लोअर उस पे खरीद शुरू करी है। क्योंकि पहले भंडारण की कम व्यवस्था थी, अब इस बिल में भंडारण की व्यवस्था दे दी कि आप कितना भी भंडारण करो। तो बहुत बड़े बड़े जो धन्ना सेठ थे वे कृषि में आगे हैं, वे पैसा एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं और वे सस्ते में अनाज खरीद करके भंडारण की व्यवस्था करेंगे और महंगे में बेचेंगे। यही कह रही है आप बिल को खत्म करो ना, पहले आगे की बात
ठीक है टिकैत साहब, सरकार कह रही है जो धन्ना सेठ है, कॉर्पोरेट है, आप उसको मत बेचिए। किसान को ये फ्रीडम है कि जहां पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है या मंडी में वो पहले बेचता था वहां बेचे, जहां बेहतर कीमत मिले वहां बेचे। मैं कह रहा कि आप वो जगह का नाम बता दो ना कि जहां बेहतर कीमत मिलेगी। ये सब बहकाने का काम कर रहे कि धन्ना सेठ को ना बेचो, व्यापारी को ना बेचो, आड़ती को ना बेचो, कहाँ बेचे वो जगह बता दो। ये कहते हैं कि कहीं भी बेच लो। गौरव भाटिया जिसका जवाब कोई बाजार का नाम है, बिल्कुल कोई शहर का नाम है। देखिए टिकैत जी का हम सब सम्मान करते हैं और टिकैत जी किसानों से जुड़े नेता हैं। इन्होंने दो बिंदु उठाए, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का, और आपने जब इनसे पूछा कि इससे पहले कभी मिलता था तो उन्होंने ये नहीं कहा मिलता था हमने खत्म किया, बल्कि हमने लागू किया। और जैसा मैंने कहा इसको खत्म नहीं किया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। अब इनकी दूसरी कंसर्न है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कॉर्पोरेट जगत, ये किसान से कम मूल्य पे ना खरीद ले। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप बताइए, दो व्यवस्था बन गई। पहले एक होती थी केवल मंडी पे बिकता था, और मंडी पे जब बिकेगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकेगा। अब एक बाहर भी बाजार है, जिस किसान को लगता है कि कम में खरीदा जा रहा है वो मंडी में जाके बेचेगा। टिकैत जी, वो बाहर क्यों बेचेगा? आपने कहा कहाँ बेचे, तो मंडियां हमने बढ़ाई हैं, हमने 2.5 गुना 3 गुना कर दी वो मंडियां। और अगर आपकी कोई भी मांग ऐसी आती है जिससे किसानों को सुविधा हो, जिससे किसानों को उनका हक मिले, तो बातचीत हो रही है, आप सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे विपक्षी नहीं हैं, आप हमारा मान है, सम्मान है, किसानों से हम है और किसानों का मान हमेशा ऊपर है। ठीक है, मैं लूंगी टिकैत जी जवाब। रबी साहब, आपके पास में आना चाहती हूँ। आपने किसानों को लेकर पहले भी गाने बनाए, आपको लगता है कि इस देश में हमेशा से जो अन्नदाता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है किसान लोगों ने, और शायद यही वजह है कि आज उनकी ये हालत है। आज अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हैं, उनको लग रहा है इस बार आर या पार की लड़ाई है। लिखित में ले लो कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। 2020 में भी वो अपने फसल की एमएसपी मांगने के लिए आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। रबी साहब। जी अंजना जी, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार कभी भी किसानों के साथ नहीं थी। जो हरित क्रांति हुई उसका लाभ हम सब ने उठाया। मेरा परिवार किसान परिवार से संबंधित है। मैंने खुद 1 साल कृषि करी है, तो ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि हम लोगों को सरकार ने अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारे को बहुत फायदे मिले हैं। पंजाब के अंदर बिजली माफ होती रही है और इस तरह की चीजें होती रही हैं, सब्सिडीज और ये। पर ये एक किस्म का टोकनिज्म था। अब जो समस्या है हमारे सामने वो ये है कि सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है इससे पीछे हटना चाहती है। सरकार जो, जैसा कि हमने देखा है कि बड़े बड़े समाज के क्षेत्र हैं जिनसे सरकार पीछे हटती रही है। हेल्थ केयर से हटती रही है। जैसे आपने देखा निजीकरण हो गया है हेल्थ केयर का, जैसे हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का निजीकरण हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं आप रेल देख लें, आप हवाई जहाज देख लें, आप एयरपोर्ट्स देख लें, इन सब का निजीकरण हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती जा रही है। तो इसके अंदर अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर सरकार पीछे हट जाएगी और दूसरा किसानों को अगर रिड्रेस करने के लिए हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स का सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? वो एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम तो पहले काम के बोझ तले दबा हुआ है। और उसके पास वैसे इतना काम है। मैं कल देख रहा था कोई अंबाला के किसान भाई, उन्होंने कहा कि अभी पिछले साल के हमारे कोई 7.5 करोड़ पड़े हुए हैं जिनके लिए हम उनके दफ्तर के सामने। ठीक है रबी साहब, आपने भी जो मुख्य बिंदु है बताया, और चूंकि आपका अनुभव भी रहा है। राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। दलेर मेहंदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तमाम ऐसे गायक हैं जिन्होंने अपनी आवाज किसानों के साथ बुलंद की है, और रबी साहब भी हमें सुनाएंगे जो एक खास गाना उन्होंने किसानों की अवस्था पर बनाया था। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए हल्ला। आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं, लेकिन जल्दी से रबी साहब आपके पास आते हुए दलेर मेहंदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहते हैं आंदोलनों में इस तरह के जब गायकों की आवाज मिलती है तो पूरे विश्व में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिसको और भी ताकत मिली है। रवि साहब, आपने भी राज सिंह नाम से एक गाना खास किसानों के लिए बनाया था, अगर उसके बोल हमारे दर्शकों को सुना दें। जी। कुछ गल्लां कौड़ियां, कुछ गल्लां फिक्कियां,
बचियां ना इथे गल्ला कोई मिठियां बाय हो जान दियां छपियां तरीकां जिवें बोतल ते तिवें उत्ते परीतां सोचदा सी मन विच एहो जिहा ख्याल आउण लगा राज सिंह गल विच फाह वे कही आखरी हवा है वगे किदां पढ़ कोई किताब जिंदगी इत्थे खिल रहे ने सारे सफेद वे कल आई कुत्ते मुही वे खाज होया मुर्दार गुसाई वे राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत कऊ खाई खेत कऊ खाई। जी रबी साहब, 2 लाइन में अगर इसका मतलब समझा दें हमारे हिंदी भाषी दर्शकों के लिए। मैं बताना चाहता हूँ इसका जो मुखड़ा है वह एक किसान राज सिंह की कहानी है। राज सिंह वो किसान है जो आज से करीब 20 साल पहले उसको मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि वो कर्जे के बोझ तले इतना दब गया था और वो भी बहुत छोटा मोटा सा कर्जा था, करीब कोई 20-30 हजार का, हजारों की बात थी। और वो कर्जदारों के सामने हर वक्त अपना मुंह अपने गिरेबान में छुपाने की बजाय उसने इंडोसल्फान पीना बेहतर समझा और ये उसकी कहानी है। और ये एक कहानी, एक प्रतीक है पंजाब की खेती का कि पंजाब की खेती जो है बहुत समय से, और मेरे ख्याल से देश की खेती बहुत समय से एक ढलान पे जा रही है और एक किस्म की खुदकुशी के लिए वो मजबूर है। आप ये देख सकते हैं ये यूपी के अंदर भी इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक पूरे के पूरे विदर्भ जो है वो तो पूरा उजड़ के इस वक्त मजबूर है बंबई के अंदर मजदूरी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो हम शहरी भारतीय हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो इसकी तय है वो खेती के ऊपर निर्भर है। खेती के बगैर हम कुछ नहीं है। तो हम ये एक किस्म का, ये सिक्के के 2 पहलू हैं और उसके अंदर अगर सिक्के का एक पासा मिट जाए तो सिक्का खोटा हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारी जो तहजीब है, हमारी संस्कृति है, ये खोटे होने की कगार पे है और समय पे चेत जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। दलेर साहब, किसानों के इस दर्द में आप भी अपनी आवाज शामिल कर रहे हैं क्या लगता है आपको? आंदोलन पे डटे हुए हैं किसान, कुछ किसान हमारे साथ किसान नेता कहिए जुड़े हुए हैं इस वक्त सिंगू बॉर्डर से भी। क्या लगता है आपको, उनकी मांगों पर सरकार को आगे बढ़ के कदम उठाने की जरूरत है? किसानों की मांगों पर आप क्या सोचते हैं दलेर साहब? जी मैं संक्षेप में बोलूँगा, बहुत छोटी सी बात के जो हमारा बेस है वो बेस ही हमारा किसानी है। ये जो पंजाबियों की मैं बात कर रहा हूँ और स्पेशली पंजाब और सिख, और ये सबसे पहले जो खेती गुरु नानक महाराज जी ने जब 1 लाख मील की यात्रा पूरी जगह भ्रमण करने के बाद, 4 उदासियाँ करने के बाद, मक्का मदीना सब जगह जाने के बाद, फिर गुरु नानक देव जी ने करतारपुर जो लांघा है, अभी जो खुला है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे गुरु नानक साहब ने 16-17 साल फिर लास्ट में सिर्फ खेती ही की है। उन्होंने खेती की है और यही कहा है कि नाम जपो, किरत करो, काम करो और सब में बांट के खाओ। ये तो ब्लड में ही है पंजाब के। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा इंसाफ दिलाया वो बाबा बंदा सिंह बहादुर, जब 4 साहबजादे शहीद हो गए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जब नांदेड़ गए तो उन्होंने मुलाकात हुई बंदा सिंह बहादुर से, माधव साहब बैरागी से। उन्होंने उनको फिर बख्शीश की, उनकी पीठ थपथपाई और बंदा सिंह बहादुर को बोला कि पंजाब में बहुत कुछ अत्याचार हो रहा है मुगलों के राज में, कुछ जाके बिल्कुल अच्छा चेंज करो। तो बाबा बंदा बहादुर आए, तब उन्होंने हर किसान को जो खेती कर रहा था, उन्होंने रूल बनाया कि खेत उसी का, जो किसानी जो खेत कर रहा है, खेती कर रहा है, तो सबको मलकियत दी। ऐसा एक राज कायम किया कि किसान को सबसे ज़्यादा उन्होंने सुरखरू किया। और मैं अब कह रहा हूँ कि अब जो मैं माहौल देख रहा हूँ और बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं
और मुझे पूरा यकीन है गवर्नमेंट के ऊपर कि बहुत अच्छा बातचीत से बहुत अच्छा हल निकलेगा। अड़ने से और कहीं भी गुरूर अगर कोई दिखाएंगे किसी भी तरफ से हो, वो चाहे किसानों की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो, वो ठीक नहीं है। इसका हल जरूर बहुत अच्छा निकलेगा और मैं गुरु नानक महाराज से भगवान से अरदास करता हूं कि जल्दी जल्दी ये मसला जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि इससे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही कुछ हमारे दोस्त के जो बच्चे हैं नोएडा में हैं, वो बहुत बीमार थे, तो उनको होम्योपैथिक दवाई हमारे डॉक्टर ने भेजी, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं सका उनको दवाई देने के लिए। तो बहुत सारी और परेशानियाँ ऐसी हो रही हैं। तो भगवान से मेरी ये अरदास है गुरु नानक साहब महाराज के किसानों को और गवर्नमेंट को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए। और एक गाना जो मैं इन सबके लिए कहना चाह रहा हूँ वो सबके लिए कि वो है कि जरा गिर के देख भिड़ के देख फिर ख्वाबों में तो मिट के देख, जरा गिर के देख भिड़ के देख फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख, मैदान भी होगा तेरा तू हक से मांग और लगा मिट्टी माथे और लगा मिट्टी माथे और ले छलांग रे ले छलांग और ले छलांग। तो ये कहने का मतलब जब भी कोई बात है, सरकार माँ बाप होती है और बच्चे को जब भी तकलीफ होती है वो माँ से ही जाके बात करता है, वो चाहे 10 बार आपस में जो उठा पटक हो, लेकिन बात तभी खत्म होती है क्योंकि माँ ही माँ बाप बात हैं। तो ये मेरी बहुत ही गुजारिश है सरकार से कि बहुत अच्छा सा हल बहुत जल्द निकले ताकि पूरे देश के किसानों को उनका हक मिले और खुशहाली हो, मस्ती हो, लोग अपने घर में जाएं। ये बॉर्डर सील होने इससे आपको पता है कितनी तकलीफें होती हैं। जो बैठे हुए उनको भी, जो आ जा नहीं पा रहे उनको भी कहीं दवाइयाँ जानी है, कहीं खाना जाना है। तो मेरे से यही गुजारिश है कि रब बहुत जल्दी ये ठीक करे काम को। दलेर जी, आपकी बात उम्मीद करते हैं सभी सुने होंगे क्योंकि दोनों पक्षों के लिए। अब देखिए गौरव जी, बात यही है कि किसान हैं तो हम हैं, ये समझना पड़ेगा पूरे देश को, पूरे मुल्क को, सरकारों को, और इसीलिए पहल आगे बढ़ानी होगी। बहुत उम्मीदें हैं आपसे, तभी शायद किसान भी इस तरह से एकजुट होकर आए हैं। उनको लग रहा है कि इस बार तो हमें MSP की गारंटी लिखित में मिल जाए, उनकी पीड़ा समझिए। और आज कृषि मंत्री ने भी कहा है किसान संगठन से जुड़े जितने किसान हैं वही बात आ रहे हैं, ये कौन वहां पर उपद्रव कर रहा है नहीं कर रहा है ये सब मायने नहीं रखता है। बुजुर्ग किसान, तरह तरह के लोग वहां पर बैठे हुए डटे हुए हैं सर इतनी ठंड में। देखिए, पहले तो दलेर जी ने जो बात कही बहुत ही दिल को छूने वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा माँ की तरह है सरकार, और बिल्कुल आपने सही कहा। और माँ के लिए कहा जाता है दलेर जी कि खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को जरूर खाना खिलाएगी। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री जी हैं और ये सरकार है, हमारी नीयत गंगा जल की तरह पवित्र है और किसानों के लिए हम सब कुछ करेंगे। रब्बी जी का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने भी एक बात कही अंजना जी, उन्होंने कहा कि ये जो किसान है ये कर्ज में डूबा रहता है, और उन्होंने गाना सुनाया। तो रब्बी जी मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि हाईकोर्ट नहीं होगा, तो मैं पेशे से वकील भी हूं। जो अनुच्छेद 226 है ना, वो कोई नहीं छीन सकता है। जो हमने प्रक्रिया निकाली है, जल्द मामला सुलटे इसलिए निकाली है। दूसरी बात आपने कहा हेल्थ केयर, तो आयुष्मान योजना कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी देश में। 50 करोड़ भारतीयों को इलाज मिले, ये हमने सुनिश्चित किया है। और तीसरी बात मैं फिर से कहता हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहे वो किसानों की सम्मान की बात हो, सॉइल कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सब हम सुनिश्चित करेंगे। केवल सेक्शन 8 और सेक्शन 15 देख लीजिए, वो कहता है किसी किसान के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती और उसकी जमीन का कोई करार नहीं हो सकता। हमारी मंशा ठीक है, ये इस कानून से भी स्पष्ट हो जाता है। टिकैत साहब, आपको उम्मीद हो रही है जो बातें वो कह रहे हैं? फिर दलेर साहब मैं एक रिस्पॉन्स आपसे लूंगी। टिकैत साहब, देखो, उम्मीद लिखत पढ़त सा होगी, उम्मीद बोलने से नहीं होगी। जिन किसानों का नुकसान हो रहा, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस पे इनको पॉलिटिशियन को सबको जाना पड़ेगा। हम सरकार को कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी वहां पर जाए। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसको तो वोट कैसे मिलेगी उस पर बात करेंगे। हमारी बात हो रही है भारत सरकार से, जिसमें सिर्फ 6% किसानों को ही पूरे मुल्क में MSP का फायदा मिल रहा है। MSP के हिसाब से कीमत मिल रही है, और ये अभी की बात नहीं है, पहले से ही है।
फिर ये कह रहा कि जब नया फॉर्म आ रहा है तो ये नया फॉर्म आ रहा है, नया बिल बन रहा है, तो इसमें क्यों ना मिले? हमारा कोई मांगने का हक है, हमको क्यों नहीं मिली आज तक? भाई जिस सरकार ने नहीं दी वो चली गई, ठीक है, अब तो नहीं आई है ना। ठीक है वल्लभ जी, जल्दी नहीं से आई है तो इससे हम बात भी ना करें क्या? हम बर्बाद हो रहे हैं किसान, वो आ गया है और भी लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। दलेर मेहंदी जी, आप कुछ सीधा कहना चाहेंगे? आपको ये तमाम किसान लोग भी सुन रहे हैं। दलेर हम साहब सरकार को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, दलेर जी उनको दिखाइए। दलेर साहब आप सीधा उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए, बोलिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो तमाम किसान हैं वो भी आपको सुन रहे हैं और आपने कहा कि सुलह से ही रास्ता निकलेगा, क्या मैं तमाम जितने किसान संगठन है, मैं उनको बहुत आदर से हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो उनकी बातें हैं वो पूरी बिल्कुल सामने रखें, क्योंकि बात संवाद होने से ही बात होती है। जो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो पूरी सामने रखें आराम से, और सरकार से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, क्योंकि इसका बहुत दिन पर दिन जो प्रचार है वो बहुत नुकसान की तरफ बहुत जा रहा है और लोग अलग अलग तरह की कहानियां बनाते हैं। कुछ लोग जो अलग अलग वीडियो बनाते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि उससे भड़कने वाली बातें शुरू हो जाती हैं। उन लोगों को मौका ना दिया जाए, बीच में गलत लोगों को मौका ना मिले, तो जल्द से जल्द निपटारा हो ताकि सब कुछ अच्छा हो, सब कमाल हो हमारा। टिकैत साहब क्या कहेंगे आप उनसे? जी देखो, हम तो बातचीत का रास्ता ही तो अख्तियार कर रहे हैं भाई, बातचीत तो कर रहे हैं पिछले 20-30 साल से हम सरकारों से। हमारी लड़ाई फिर हम कह रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बने, किसानों के पक्ष में फैसले लिया है क्या? किसी किसान से बात करी? अगर आप हमारे पक्ष में बात कर रहे हो तो किसी लोगों से बात करिए। सरकार को बात करनी पड़ेगी, सरकार को हमारा भाव देना पड़ेगा, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। सरकार ने हमारे साथ में चीटिंग करी है, हम तो सरकार को तलाश करने आए हैं, हम किसी पार्टी को नहीं तलाश करने आए। हम सरकार से बात करना है, सरकार से बात करके जाएंगे। किसान दिल्ली इतने नहीं छोड़ेगा जब तक इसके पूरा फैसला नहीं हो जाता। ये दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला होगा। अब वो ठीक है। इसी के साथ हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। किसान अड़े हुए हैं और इधर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कल मीटिंग होने वाली है कृषि मंत्री और तमाम मंत्रियों से, जिनके आज अमित शाह गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी। कल की मीटिंग पर रहेगी नजर, देखते रहिए आज। किसान अभी भी अड़े हुए हैं, बॉर्डर्स पर खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच कल फिर से सरकार के साथ बैठक होनी है। क्या रास्ता निकलता रहेगी? हमारी नजर हल्ला बोल भी इसी पर आप देख रहे थे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।